हाँ, तो मैंने आपको देखो हमें क्या क्या पता है, हमें वीटी ग्राफ के बारे में पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पता है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में एटी ग्राफ के बारे में बताना स्टार्ट किया था। सब बता दिए थे। हाँ बता दिया था, लेकिन लोगों को डाउट था तो मैं वापस से बता देता हूँ एटी ग्राफ। अब एटी ग्राफ जो है ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और याद क्या रखेंगे यहाँ पर कि अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हो, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया इज अंडर डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी। इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। ये याद रखना है। अब ये कैसे आया, तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी y और x में रिलेशन अगर गिवन है, और अगर आप ये कैलकुलेट करते हो इंटीग्रेशन y dx, अगर आप ये कैलकुलेट करते हो इंटीग्रेशन y dx, इसका मतलब आपने कैलकुलेट किया एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ एंड एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, आप ये कैलकुलेट करते हो। तो उसी तरह अगर मान लो एटी ग्राफ है, तो एटी ग्राफ में ना पहले मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूँ। हमने ये पढ़ा है कि जो एक्सेलरेशन है वो होता है dv अपॉन dt। एक्सेलरेशन जो है वो है dv अपॉन dt। तो आप अगर इसको ऐसा लिखोगे, ये dt वाले टर्म को अगर मैं उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा a dt इज इक्वल टू dv। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, तो इधर भी इंटीग्रेशन किया, इधर भी इंटीग्रेशन किया, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया इंटीग्रेशन ए डी टी। अब मुझे नहीं पता कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने इसको लिख दिया इंटीग्रेशन ए डी टी तो इज एक को इक्वल। बाहर नहीं लेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी इंटीग्रेशन। अपने को पता नहीं ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर ये पता है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तब आप इस एक्सेलरेशन को बाहर निकाल सकते हो, लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं है। मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ कि अगर कभी भी ऐसा होगा तो इंटीग्रेशन ए डी टी, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा वी का इंटीग्रेशन, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब यही जो टर्म है, अब तुम देखो अगर आप इसको रिलेट करोगे इससे, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स का मतलब था एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, इंटीग्रेशन ए डी टी का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ए डी टी का मतलब हो जाएगा एरिया अंडर एटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, एटी ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ये याद रखने वाली बात है। ये मैंने आपको मैथमेटिक्स यूज करके भी बता दिया। मैंने सोचा था मैथमेटिक्स नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी लोगों को डाउट हो रहा था, इसलिए मैंने बता दिया। तो आपको याद क्या रखना है कि एटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया होगा वो चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इस पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल कोई आपसे पूछेगा, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखो कैसा है। मान लेते हैं, प्रीवियस स्लाइड पे जाओ तो। प्रीवियस स्लाइड पे, ये हो गया प्रीवियस स्लाइड, यस सर। ठीक है ना। अभी यस सिर्फ सर। 27 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, पता नहीं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो मान लो अगर इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कैसा है, इस तरह का हमारे पास एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है। सपोज इस तरह का एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन था। यहाँ पर ये जो टाइम है इन्होंने बता दिया, ये यहाँ पर एक्सेलरेशन रखा गया है और यहाँ पे रखा गया हुआ है टाइम। अच्छा, सपोज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो पार्टिकल ने अचीव किया वो है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अच्छा, ये जो टाइम था वो 10 सेकेंड था। फिर ये रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर ये आ गया 15 सेकेंड। 15 सेकेंड पर ये सिनेरियो है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाँ, ये 15 सेकेंड है ना, और मैं क्या वैल्यू दे दूँ इसमें, इसमें ये वैल्यू बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे टाइम हो गया 20 सेकेंड, और ये कितना हो जाएगा, इधर ये 10 है तो ये भी यहाँ पे 5 था ना, 5 सेकेंड का हमने रखा है, तो इधर भी वैल्यू रख लो, ये -20 होता है यहाँ पे, इस तरह का है।
-20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन टाइम का एक ग्राफ इस तरह से गिवन है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ द इनिशियल वेलोसिटी of the particle if the initial velocity of the particle is 10 meter per second, then find the velocity after 15 second and after 20 सेकेंड। मान लो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अगर फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी जो है अगर वो 10 मीटर पर सेकेंड का है, देन फाइंड द फाइनल वेलोसिटी या फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकेंड एंड आफ्टर 20 सेकेंड। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप सिंपल, अब इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी भी आ गया, 80 ग्राफ गिवन है और आपसे उन्होंने फाइनल वेलोसिटी के बारे में पूछा है, तो आप ये रिलेशन यूज कर लोगे। आप रिलेशन v minus u, हाँ, आप बोलोगे कि ठीक है, area under the graph is equal to delta v. Delta v means change in velocity. तो अगर मुझे फर्स्ट 15 सेकंड में देखना है, फर्स्ट 15 सेकंड में पार्टिकल का क्या वेलोसिटी है, अगर वो मेरे को देखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे एरिया अंडर दिस ग्राफ। अब फर्स्ट 15 सेकंड मतलब ये 0 है और यहाँ पर 15 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया अगर मैं उसको येलो से मार्क कर दूं इस तरह से, तो ये जो एरिया है दिस एरिया विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो ये एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये एरिया के लिए लिख दो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस इज 15 और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट इसका हो 20 जाएगा 20। ये वैल्यू होना चाहिए v माइनस यू के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 150, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 150। अब इनिशियल v होगा 160, v u का वैल्यू 10 था, माइनस 10 जब इधर आएगा तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकेंड का वैल्यू इज 160 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। अब मान लो 20 सेकेंड का पूछा गया है, तो बोलो क्या आंसर होना चाहिए आफ्टर 20 सेकेंड, व्हाट विल बी द आंसर, मान लो बताओ। अगर ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकेंड? 210 मीटर पर सेकंड। 210 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं 210 मीटर पर सेकंड। 210 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं 15 सेकेंड के बाद से देखो 0 से 15 सेकेंड तक पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन था, जैसे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 15 सेकेंड पे 0 हो चुका है, उसके बाद से पार्टिकल रिटार्डेशन में है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये एरिया पॉजिटिव है, ये एरिया नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद से देखो 0 से 15 सेकेंड तक पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो 0 से 15 सेकेंड तक पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा था, लगातार इंक्रीज हो रहा था। एग्जैक्टली 15 सेकेंड पे अगर देखोगे तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, उसके बाद पार्टिकल का एक्सेलरेशन नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया है। तो पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल रिटार्ड करना स्टार्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव एरिया होगा, आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। तो -40 मीटर पर सेकंड होगा। दिस इज योर पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव एरिया है। तो अगर अभी आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव में से नेगेटिव एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये एरिया अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, देखो यहाँ से 15 और ये 5, ये 5 हो गया इसका बेस, -40 है सर। देखते हैं यहाँ पे इसका बेस कितना हो गया, इसका बेस हो गया 5, ठीक है, और इसका हाइट कितना है 20, तो -5 इंटू 20 अगर आप करोगे तो -50 हो रहा है क्या, ये एरिया में। हाँ सर। तो अगर आप टोटल एरिया कितना हो गया, पॉजिटिव एरिया आया था हमारे पास 150 का और नेगेटिव एरिया है हमारे पास -50 का, तो अपन क्या बोलेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो हो जाएगा 150 प्लस का है और -50 का है। सर 160 ना, 160 नहीं, ये 150 था ना, ये 60 तो इसके कारण हुआ था ना, माइनस यू जब यहाँ पे आके ऐड हुआ था उसके कारण 160 हुआ था। हाँ सर, ठीक है ना, तो 150 माइनस 50, 150 माइनस 50 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 10 था। ये हम कब की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं आफ्टर 20 सेकेंड की।
आफ्टर 20 सेकंड का अगर सिनेरियो देखा सर हम जाए, लोग सिर्फ 15 टू 20 सेकंड का बीच का निकाल रहे हैं ना, तो उसमें तो नहीं 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 डायरेक्टली हम लोग नहीं नहीं नहीं, आफ्टर 20 सेकंड, आफ्टर 20 सेकंड मतलब 0 से लेकर 20 सेकंड, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकंड? तो आफ्टर 0 तो 20, 15 सेकंड पे भी हो जाएगा। 0 तो 15 सेकंड पे भी हो जाएगा। 0 सेकंड पे ये 15 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 नहीं है। ये एक्सेलरेशन यस वर्सेस सर। टाइम का ग्राफ है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग टिल व्हाट टाइम, तो फ्रॉम 0 to 15 since the acceleration of the particle was positive and the velocity is also positive, that implies from 0 to 15 second the velocity of this particle was increasing. After 15 second, as the velocity is positive and the acceleration is negative, so after 15 second the velocity will start decreasing. Is it clear? सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, ये 20 मीटर पर सेकंड से स्लोप नीचे जा रहा है ना? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका फाइनल वैल्यू है। ना ना ना, ऊपर ऊपर। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू 10 सेकंड पे जो मिला था, 0 से 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था, तो एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा था तो मैक्सिमम 10 सेकंड पे हो गया, जिसका वैल्यू कितना था 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है और अगले 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। यस, तो फिर हमने उसको कैलकुलेट नहीं किया, किसको कैलकुलेट नहीं किया? इस जो रिटार्डेशन को, मींस देखो अपने जो किया स्लोप ना। यहाँ पर है, ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो जो स्लोप यहाँ पर है वही स्लोप यहाँ पर है, मतलब जो रेट ऑफ रिटार्डेशन यहाँ पर चल रहा था वही रेट ऑफ रिटार्डेशन यहाँ पर भी चल रहा है। लाइन चेंज नहीं हुआ मतलब स्लोप चेंज नहीं हुआ ना। और हमें यस तो सर। सिर्फ फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकंड, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी 15 सेकंड का कैलकुलेट करना है, मतलब आप यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया रखोगे। अगर फाइनल वेलोसिटी 20 सेकंड का कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ से यहाँ का एरिया रखोगे। अब आपको ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव एरिया है और ये नेगेटिव एरिया है, तो अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एरिया को आप ऐड करोगे तो पॉजिटिव एरिया 150 था, नेगेटिव एरिया 50 है। तो आफ्टर 20 सेकंड अगर कोई वेलोसिटी पूछेगा तो 150 माइनस 50 100 हो गया, तो v आफ्टर 20 सेकंड, 20 सेकंड के बाद का v अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 110 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये जो ग्राफ है ना, उसमें कुछ कुछ बातें एकदम ध्यान से याद रखो, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है। मतलब अगर रिटार्डेशन होगा तभी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगा। हाँ, रिटार्डेशन का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। रिटार्डेशन का ये मतलब तो नहीं है ना कि पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में भाग रहा है। यस सर। ठीक है, देखो कुछ कुछ बातें ना जो इस ग्राफ से एकदम ध्यान रखना और जो मिसकंसेप्शन है वो गायब करना है। ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को अगर देखोगे तो t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 था, तो अगर t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है तो क्या उसका इनिशियल वेलोसिटी भी 0 होगा क्या? नो सर। नो सर, ये याद रखने वाली बात है। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को देखकर आप उसके इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर ये है कि at t equals to 0 the acceleration of this particle was 0, इसका ये मतलब कभी नहीं होगा the velocity, the initial velocity of this particle will also be 0। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर हमने क्या देखा, from 0 to 10 second, from 0 to 10 second the rate of acceleration was increasing, मतलब acceleration at t equals to 0 is 0 and gradually the value of acceleration is increasing। तो अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है तो नो डाउट द वेलोसिटी विल इंक्रीज, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ही चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट है वो भी चेंज हो रहा होगा। जैसे मान लो पहले एक्सेलरेशन 0 था, फिर 1 हुआ होगा, फिर 2 हुआ होगा, फिर 3 हुआ होगा, फिर 10 हुआ, फिर 20 हुआ एंड सो ऑन। इसका मतलब जब एक्सेलरेशन का रेट 1 है तो वेलोसिटी 1 से इंक्रीज कर रहा होगा, जब एक्सेलरेशन का रेट 2 है तो वेलोसिटी 2 से इंक्रीज हो रहा होगा। तो अलग-अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वेलोसिटी है वो अलग-अलग रेट से इंक्रीज हो रहा है। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। सबको समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखोगे 10 सेकंड के बाद अगर आप देखोगे तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन पार्टिकल के पास अभी भी जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। रेट ऑफ एक्सेलरेशन कम हो रहा है मतलब
पहले 10 से एक्सेलरेट हो रहा होगा, फिर 5 से एक्सेलरेट हो रहा है, फिर 4 से एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन 3 से एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन है, इसका मतलब पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि पूरे ग्राफ को देख के आप मुझे बताओ कि कब तक पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो 0 से लेके 15 सेकेंड तक, जब तक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होंगे, पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो 0 से 15 सेकेंड तक पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। अच्छा, कोई आपसे पूछता कि एट विच पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, तो जब एक्सेलरेशन 0 है ना, जिस पॉइंट पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 होता है, वहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट तक पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था, इसके बाद तो रिटार्डेशन हो गया। जैसे ही रिटार्डेशन होना स्टार्ट होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा ग्राफ गिवन है और ये पूछा जाए कि when will be the velocity of this particle maximum, तो exactly at 15 second the velocity of this particle will be maximum। और आप ये याद रख सकते हो, when the acceleration of the particle is 0, when the acceleration acting on the particle is 0, at that position the velocity of that particle will be maximum। Is it clear to everyone? सर मुझे वो ग्राफ जो नीचे जा रहा है वो वाला समझ में नहीं आया सर। ग्राफ एक्सेल हाँ, ना बोलो मींस बोलो। वेलोसिटी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट एक्ट कर रहा है, हाँ हाँ, तो फिर वो डिक्रीज होते जाएगा ना वेलोसिटी भी। तो 15 सेकंड के बाद तो डिक्रीज हो रहा है। 15 सेकंड के बाद 15 से 20 सेकंड तक देखो, 15 सेकंड पे वेलोसिटी है 160 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड के बाद वेलोसिटी 110 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 15 सेकंड के बाद पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होता जा रहा है। पार्टिकल का वेलोसिटी कब तक इंक्रीज हुआ था, जब तक उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। तो जब तक 0 से 15 सेकंड तक पार्टिकल का वेलोसिटी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन वाज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी वाज आल्सो पॉजिटिव। लेकिन 15 सेकंड के बाद अगर देखोगे तो वेलोसिटी इज स्टिल पॉजिटिव बट एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिटार्डेशन का सिचुएशन हो गया। तो ड्यूरिंग रिटार्डेशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो फ्रॉम 15 सेकंड टू 20 सेकंड the velocity of this particle will keep on decreasing। यस ठीक है अर्पित, यस सबको समझ में आया क्या ये एग्जांपल? यस सर। Yes, sir. ओके ओके। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं एक डिस्कशन क्लास रख दूंगा, कब रखते हैं मैंने टेस्ट का नहीं देखा है। एक डिस्कशन क्लास आप आज ले लो और कल, आज और कल आप क्वेश्चन सॉल्व करो। आज क्या है, आज है ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को एक डिस्कशन रख ले क्या? हाँ सर, रख लेते हैं। ठीक है, तो थर्सडे को एक सर वो Sir, time? वेक्टर का मेरा डाउट था जो आपको बताया था। वेक्टर के भी डाउट पूछ लेना उस दिन थर्सडे को, वही जो नॉर्मल सर लेक्चर का मींस टाइम है। कॉन्सेप्ट समझना है, हाँ एक ठीक है, ऑर्निथोगल वो आई कैप जे कैप वाला। आप मेरे से पूछ लेना थर्सडे को। थर्सडे को पहले डाउट्स ले लूंगा, फिर वो जो ऑर्थोगोनल वेक्टर जो कांसेप्ट है वो पूछ लेना, या कॉल करके भी पूछ सकते हो यार, शाम के वक्त कॉल करके पूछ लेना। ठीक है सर, पूछ हाँ लेना। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स मैंने मेरी तरफ से टाइम पर या एक्स्ट्रा क्लासेस सर? नहीं नहीं नहीं, क्लास के टाइम पे ही रहेगा। अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, मैं पूछ लेता हूँ कोऑर्डिनेटर सर से, नहीं तो फिर क्लास के टाइम पे ही रखेंगे। ठीक है ना? यस सर। ओके चलो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम में बेसिकली मैंने जितने भी ग्राफ थे आपको सारे ग्राफ डिटेल में समझा दिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब देखो काइनेमेटिक्स मैंने मेरे तरफ से खत्म किया है, आपके तरफ से काइनेमेटिक्स अभी बहुत बचा होगा। तो काइनेमेटिक्स में फुल जोर लगाएंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक्स को। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस अगर तुम बोलोगे सर एग्जाम में डायरेक्टली काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन कितने आते हैं, तो मैं बोलूंगा कि एक या दो आएंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। पूरा जो काइनेमेटिक्स वेक्टर हमने इतना पढ़ा ना, उसमें बहुत अगर क्वेश्चन आएंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। अब बोलोगे सर सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आएंगे और आपने इसको 2-3 महीने पढ़ा दिया है, तो ये 2-3 महीने क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम कंसेप्ट को बिल्ड ये कर रहे हैं। बेसिक है। ये बेसिक है एक तरह से, यहाँ पे बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स हम सीखते हैं, ऐसे मैथमेटिक्स जो हमारे सिलेबस में कहीं पर भी लिखे हुए नहीं है, लेकिन वो मैथमेटिक्स यूज होता है। ये ग्राफ व्राफ ये सब हमने कभी क्लास 10th के बाद इतना डिटेल में सोचा ही नहीं होगा कि हमें फिजिक्स में जाके ग्राफ सीखना पड़ेगा। तो अब जो टाइम लगता है वो बेसिकली इसी में लगता है। अब अगर आप देखोगे तो जैसे अपन एनएलएम स्टार्ट करेंगे, एनएलएम जल्दी होगा, वर्क पर एनर्जी जल्दी होगा, मतलब अब जो चैप्टर्स हैं वो थोड़े जल्दी जल्दी शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना रेट पेस बढ़ा दूंगा पढ़ाने का,
मेरा पढ़ाने का पेस अभी भी वही रहेगा, लेकिन अब जो कंसेप्ट है वो जल्दी जल्दी, मतलब जनरली ऐसा हम अज्यूम करते हैं थोड़ा कि इजी रहता है। हाँ, मतलब एक बार जब बेसिक मैथमेटिक्स सबको समझ में आ गया है तो वो लेक्चर्स को जल्दी जल्दी कैच कर सकते हैं। देखो 11th का सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है 12th के सामने। 12th का सिलेबस हार्डली 6 से 7 महीने पढ़ाने में खत्म किया जा सकता है, लेकिन 11th के सिलेबस को पढ़ाने में अप्रोक्सीमेटली 10 to 11 मंथ्स लगते हैं। तो अब इसीलिए 11th का सिलेबस ज़्यादा है, बहुत कंसेप्ट है, तो इसलिए हमें अब थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, देखो मैं पढ़ाने में कभी भी कोई बहुत आया गया पढ़ाया वैसा नहीं करूँगा। मेरे को हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो अनडाउटेडली स्पीड थोड़ा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि मैं इस सब में अब टाइम नहीं खर्च करूँगा। मैं नहीं बताऊँगा कि स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, ऐसा है, वैसा है। अब मैं आप सीधा बताऊँगा कि अच्छा स्लोप यहाँ पे ऐसा है, तो ये कहानी होनी चाहिए। वो ऐसा है, इंटीग्रेशन ये करना है, डिफरेंशिएशन ये करना है, तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। ऐसा मैं बोलता हूँ कि मैं रिपीट नहीं करूँगा। अगर पूछोगे तो मैं कर भी सकता हूँ, ठीक है? वो डिपेंड्स ऑन माय मूड। तो अगर मैं अच्छे मूड में रहा तो मैं कर भी दूँगा, कोई नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब इसमें बहुत सारी बातें जो हैं आपको पहले से पता है। तो आज का जो चैप्टर है ना, मतलब आज का जो इंट्रोडक्शन टाइप का होगा वो आपको पहले से ही पता है। हम स्टार्ट करते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, NLM, ठीक है? मोशन। अब मैं कोई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ। फोर्स का डेफिनेशन सबको पता है, फोर्स इज द कॉज। पुश फोर्स और अ पुल। हाँ, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। फोर्स, अगर कोई आपसे पूछता है कि फोर्स क्या है, तो फोर्स इज द कॉज। अगर फोर्स है तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी मोशन होगा, तभी शेप डिफॉर्म होगा, तभी डायरेक्शन चेंज होगा। बिना फोर्स के कुछ नहीं होने वाला। अगर बिना फोर्स के कुछ हो रहा है मतलब वो आउट ऑफ साइंस है, साइंस के बाहर की कहानी है, मैजिक। मैजिक होगा, वो हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन वो जो बहुत बड़े मैजिशियन है डायनामो, उनकी भी जो मैजिक्स होती है वो सिर्फ इल्यूजन्स होते हैं, मैजिक ऐसा कुछ होता नहीं है। वो खुद बोलते हैं कि ये इल्यूजन्स है, ऐसा कोई मैजिक नाम का चीज नहीं होता। कोई नहीं। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब मैं स्टेटमेंट पूछूंगा ना तो बहुत सारे लोगों को स्टेटमेंट पता हो, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को स्टेटमेंट पता है, मैं तुम्हारा नॉलेज नहीं चेक करूंगा, मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मैं स्टेटमेंट लिखने के बाद कुछ बातें पूछूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? ओके सर। अ पार्टिकल एट रेस्ट, अ पार्टिकल एट रेस्ट और मूविंग will remain at rest, will remain at rest. A particle, a particle at rest will remain at rest, and a particle in motion, a particle in motion will remain in motion, will remain in motion unless and until external forces acted upon it. unless and until acted upon By a by force. an unbalanced external force. ये वैसे तो कभी कोई तुमसे पूछेगा नहीं। सर इन स्ट्रेट लाइन। नहीं, स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं लिखना है, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं। सर्कल में भी घुमाना है तो फोर्स ही लगाना पड़ेगा, या किसी अजीब से सिचुएशन में भगाना है तब भी फोर्स ही लगाना पड़ेगा, ठीक है? अब मैंने ना ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिखा है, ठीक है? आप में से बहुत लोगों को पता होगा, आपने याद भी किया होगा। मेरे को कुछ बातें आप बता दो। सबसे पहला बात मेरे को बता दो, व्हाट डू यू Inertia of अंडरस्टैंड rest. फ्रॉम अनबैलेंस्ड फोर्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस अनबैलेंस्ड टर्म? So when two forces acting on an object are not equal in size. When two forces acting are not equal in magnitude, then it is Acting on unbalanced. an object are not equal in size. अच्छा, तो अनबैलेंस्ड होने के लिए मिनिमम 2 फोर्सेस होने चाहिए क्या? हाँ सर। हाँ सर।
अगर अनबैलेंस सिचुएशन होना है तो मिनिमम 2 फोर्सेस होने चाहिए, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। सबको यही बोल रहा है? यस सर। यस सर। कोई अलग भी बोल रहा है क्या? नो सर। 2 लोग रिस्पॉन्ड करते हैं यार, पता नहीं बाकी लोग ऐसा कुछ पढ़े ना क्लास 9th में, या क्लास 9 से ही पता था कि कोरोना आने वाला है, एग्जाम नहीं देना है। सर पढ़े थे, अच्छे से पढ़ा था सर। नो सर, ये चैप्टर Yes, बहुत sir. बेइज्जती भी हुआ था हाँ, क्या उस हुआ? टाइम। सर फिजिक्स स्मिता मैम पढ़ाते थे। स्मिता मैम पढ़ाती थी। अच्छा, ये किट में ही? हाँ सर, अरे पता है मैंने ना आपको? नहीं, मैंने किट नया ज्वाइन किया ना, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। सर दिस ईयर यू जॉइन दिस ईयर? हाँ, ओह। मार्च में ही तो ज्वाइन किया। हाँ, क्या? सर आप नए जॉइन, मैं नया ज्वाइन? सर आप इस बार मतलब सर हमारे सेशन में आपने पहली बार से ज्वाइन किया है? हाँ, बिल्कुल। ओके सर। हाँ, सबको तो पता चल जाएगा धीरे धीरे हम लोग क्यों ओके। फिजिक्स पढ़ते थे पहले। अच्छा, स्मिता मैम अभी के भी कारण? पढ़ते हैं सर। पहले स्मिता मैम के कारण पढ़ते थे? शादी वादी आई हो वोंट गई यार कमेंट स्मिता सो मैम मच। की। नहीं सर। टीचर के सामने स्मिता मैम को लाइन मार रहे, कौन है स्मिता मैम? फिर रिकॉर्ड सर भी रिकॉर्डिंग चल रहा है सर। रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, तुम फंसवाओगे यार मेरे को। सर फंस जाएंगे। अच्छा नहीं सर, ठीक। मैम स्ट्रिक्ट थे, अच्छा, उसके कारण नहीं, मैम स्ट्रिक्ट थे। वैसा तो फिर? सर हम लोग बहुत, मैम लाइक हम लोग ऐसे इंसल्ट करते थे कि पढ़ने का मोटिवेशन अंदर से आ जाता था सर। अरे तब तो फिर सही है, मैं तो फिर मैम का स्पेशल क्लास सर लगवाऊंगा आप कि भी मैं- शुरू कर दो सर। हाँ वही, अरे मेरे से नहीं होता ना लोगों का इंसल्ट, मतलब मैं कर ही नहीं पाता। नहीं सर, नहीं करना। नहीं करना आप भी ही नहीं नहीं चाहिए। करते हो। हाँ, मेरे को नहीं आता, होता नहीं मेरे से। मैं रिक्वेस्ट सर अच्छी करता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़ लो। अच्छा छोड़ो, मेरे को ये बताओ, अनबैलेंस फोर्स का मतलब जो है, अनबैलेंस फोर्स होने के लिए 2 फोर्सेस का होना बट सर शी कंपलसरी वाज है। अ ग्रेट टीचर। वॉज मतलब मार दिया क्या उसको? अरे नहीं, मतलब 10th तक में पढ़ता था ना, तो उनके अच्छा, कारण तो मेरा फिजिक्स अभी इतना स्ट्रांग है थोड़ा। ओके, चलो चलो, थैंक्स स्मिता वही मैम। सर, क्लास 6 से अब तक जो भी पढ़ा है सब याद है सर, एक क्लास चीज भी 6 नहीं भूला है। क्लास 6 से जो भी पढ़ा है सब याद है, मतलब क्लास 6 से 10th ऑनवर्ड स्मिता मैम ही पढ़ाती थी? हाँ सर, वही 1-2 साल का अगर छूट गया होगा तो है, वरना सब याद है। ओ, एक रीता मैम भी कोई है? हाँ सर वो रीता, हाँ है। सर, रीता त्रिपाठी मैम। हाँ वो भी है, उनसे बात हुई है मेरी कभी कभी। अच्छा ठीक है, छोड़ो। तो ये जो अनबैलेंस फोर्स होने का मतलब है कि बस नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट था, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन, और जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन का। अब ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है, इसको काउंटर बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है। तो अगर इसको काउंटर बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है, मतलब दिस 10 न्यूटन फोर्स इज एन अनबैलेंस फोर्स। अब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन क्रिएट करना है, तो उसमें जो फोर्स एक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट। अब मेरे को किसी ने बोला कि सर 2 फोर्सेस होने चाहिए। 2 फोर्सेस हो, 3 हो, 10 हो, 1000 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस फर्क इससे पड़ना चाहिए कि इन सब का जो नेट रिजल्टेंट है, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं 2 फोर्सेस ऐसे अप्लाई कर दूं ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, ये 10 न्यूटन का, ये 12 न्यूटन का, तो यहां पर भी ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो मिलके एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट करेंगे। 10 न्यूटन इस तरफ, 12 न्यूटन इस तरफ, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो 2 न्यूटन का रिजल्टेंट इस तरफ होगा। तो टुवर्ड्स वेस्ट। कभी भी अगर आपके गिवन ऑब्जेक्ट को एक अनबैलेंस फोर्स मिले, अनबैलेंस फोर्स मतलब कि उसको कोई काउंटर बैलेंस ना कर रहा हो। अब ये बैलेंस कैसे होता, अगर इधर भी 10 न्यूटन है, इधर भी 10 न्यूटन है, तो वो बैलेंस बैलेंस्ड रहता कंडीशन है। तो बैलेंस कंडीशन मतलब एफ नेट, अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी इज पार्टिकल इक्वल टू इज 0 जीरो, न्यूटन। then the जीरो होगा। particle will not have any tendency to change its state। अच्छा, तो अनबैलेंस फोर्स के लिए 2 फोर्सेस का होना जरूरी नहीं है, ये पहला पॉइंट आप याद रखना। लेकिन अगर किसी भी पार्टिकल को डिस्प्लेस कराना है या चलते हुए पार्टिकल को रोकना है, तो यू हैव टू अप्लाई एन अनबैलेंस फोर्स। अच्छा, फिर ये एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है? सर मैं बोलूं फिर हाँ से? बोलो बोलो बोलो। So external force means like if a force is in motion, not at another force interacts between if the motion is continuing or at rest. Like disturbance shouldn't be created by an external agent. कहना क्या चाहते हो? आराम से बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं समझा मैं।
सर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। ओके सर मतलब बॉडी में बाहर से कोई फोर्स लगा रहा है। बॉडी हाँ वही, में मतलब बाहर से कोई प्रॉब्लम, मतलब कैसे सर बताओ, बता नहीं पा अरे रहा हूँ। उसको फोर्स दे रहा है, उसको रोक रहा है सर ऐसे। कैसे मैं बताऊं? मैं तुम्हारी दिल की बात थोड़ी जानना चाह रहा हूँ, कैसे मैं बताऊं? सर आप बता। So like external force is something from outside. It shouldn't be disturbed if an object is in motion. And external or like outside, someone is putting force, it shouldn't be considered. देखते हैं ठीक है, कोशिश करते हैं हम। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो मैं कैसा समझाता हूँ। तुमने ना पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि एटम एटम, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, आयन आयन अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, पढ़ा है क्या ऐसा? इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटर आयनिक फोर्सेस। अब ये जो डब्बा है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इस डब्बे में भी बहुत सारे एटम्स होंगे या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और हर एक एटम या हर एक मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर ये डब्बा, मान लो अगर ये डब्बा था और ये डब्बे पे मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया बाहर से, ये जो डब्बा है ना, इस डब्बे पे मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, तो ये जो सिस्टम के अंदर के फोर्सेस हैं, ये जो सिस्टम के अंदर के फोर्सेस हैं, वो कभी भी सिस्टम को डिस्प्लेस नहीं करा सकते या सिस्टम को मूव नहीं करा सकते। तो ये जो सिस्टम के अंदर का फोर्स होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स। जैसे मान लो 4 फ्रेंड थे, कार से जा रहे थे कहीं पे, ठीक है, सडनली कार खराब हो गई, तो आप क्या करते हो? चारों कार के अंदर बैठ के कार को धक्का देना स्टार्ट करते हो, तो कार आगे बढ़ जाती है क्या? नहीं सर। 4 फ्रेंड थे, ठीक है, चारों को फिजिक्स अच्छा खासा आता था, तो चारों की जो कार थी वो खराब हो गई बीच में, तो क्या करेंगे? चारों अपने अपने सीटों बैठेंगे और धक्का देंगे एक दूसरे को, तो कार आगे बढ़ेगी क्या? नहीं। आपको अगर उसी कार को धक्का देना है तो क्या करना होगा? चारों को या किसी 2 को या किसी 3 को बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर से सिस्टम पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वही तो बोल रहा था सर, बाहर से कोई आउटसाइड में फोर्स लगाता है। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर एग्जांपल नहीं दे पाया, कोई बात नहीं, कभी भी अगर आपको किसी पार्टिकल में मोशन क्रिएट कराना है, पार्टिकल रेस्ट में है और आप चाहते हो कि पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करे या पार्टिकल मोशन में है वो रुक जाए, आप उसके स्टेट को चेंज करना चाहते हो, तो आपको जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो एक्सटर्नल होना चाहिए, मतलब बाहर से होना चाहिए। अंदर में जो फोर्सेस हैं, सिस्टम के विद इन जो फोर्सेस होते हैं, दे आर नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट मूव। तो आपको ये याद रखना है कि आप पार्टिकल एट रेस्ट, अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड अ पार्टिकल इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। कब तक? अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय एन, एक तो एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए और दूसरा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी अनबैलेंस्ड होना चाहिए। अगर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो सिस्टम जो है वो, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रुका रहेगा। तो दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। यस सर। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पता है, हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब ये इनर्शिया क्या है, कोई मेरे को बता सकता है क्या? इनर्शिया क्या है? डेफिनेशन से ज्यादा मैं बोलूं? हाँ मैं बोलूं? Sir, the property of a body in which it can resist any changes. The property of a body in which it can resist changes. Sir, मैं हाँ बोलो अलीना। Sir, if a body is moving, it will remain moving, and if a body is rest, it will remain in rest. If any external force is not up. ये तो स्टेटमेंट हो गया। सर मैं बोलूं? सर मतलब सर बॉडी अगर रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में रहेगा तो मोशन में रहेगा। एक प्रॉपर्टी है सर बॉडी का। चलो ये तो फर्स्ट लॉ है। मैं बोलूं? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो वैभव बोलो। So it's the property of body which opposes the agencies, or like we can say it opposes the other agents. It opposes the other agents. जो जिसने स्टार्टिंग में बोला था ना उसने थोड़ा सही बोला था। इनर्शिया क्या है? सर मैंने बोला हाँ, टेंडेंसी of any object to resist the change in state. Tendency of any object to resist the change in state.
अब यहाँ पे स्टेट का मतलब लिक्विड, गैस, सॉलिड नहीं होता, यहाँ पे स्टेट का मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी जिससे वो क्या कर रहा है, अपने स्टेट को चेंज होने से रोकता है, अपने स्टेट को मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज होने से जो वो रोकता है, उस टेंडेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। और ये जो इनर्शिया है, ये इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होता है उतना ज्यादा उसकी इनर्शिया होती है। जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो मेरी और आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है, मेरी और आपकी लड़ाई हो गई, तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग में तो आप मेरे को क्या करते, पत्थर मार रहे थे, वो कंकर वाले जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो मार रहे थे, तो फिर भी मैं अपने खुद को मैंने बचा लिया, ठीक है, मैं सेव कर रहा था खुद को, ऐसे हाथ वाथ में ऐसे कुछ कर रहा था, मैं बचा ले रहा था। तुम्हें गुस्सा आया, तुमने क्या किया, पास में रखा हुआ जो बोल्डर है या पत्थर है वो उठा के मार दिया, फिर भी चलो मैंने बचा लिया, फिर भी तुम्हें और बहुत गुस्सा आया, तुमने क्या किया, अगली बार एक बगल में हाथी पड़ी हुई थी, हाथी उठाया फेंक के मार दिया मेरी तरफ, मैं बचा पाऊंगा क्या खुद को? समझ में आया ना एग्जांपल? डिपेंड करता है। Yes, sir. फिर भी यार मतलब हाथी अगर उठा पाएगा तो ना, वो भी हाथी तो हम कैसे सोचिए। उठाएंगे? तुम लोग कर सकते हो भाई, तुम लोग वो सुपरमैन, एक्समैन, पता नहीं किस किस के फैन, बाहुबली सर, बाहुबली। हल्क और थॉर किस किस के फैन हो मेरे को नहीं पता। तो मान लो ऐसा सोचते हैं, तो क्या हुआ, जब तुमने वो छोटे छोटे पेबल्स फेंके थे उसका मास कितना था, बहुत कम, तो अगर वो पेबल्स मूव करके आ रहा है तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो मोशन वाले स्टेट में, तो वो चाहता है कि अपने मोशन वाले स्टेट को रिटेन करता रहे, तो उसका जो इनर्शिया ऑफ मोशन है उसका जो टेंडेंसी है वो उसके मास पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब उसका इनर्शिया कम है तो मैं उसको इजिली रोक सकता हूँ, रोक दिया मैंने, मतलब मैंने उसके स्टेट को चेंज कर दिया। फिर तुमने जब एक बोल्डर फेंका तो फिर भी चलो मैंने एनी हाउ मैनेज कर लिया उसको रोकने का, क्यों, मास बढ़ गया तो जो उसका इनर्शिया था वो भी ज्यादा था, तो मेरे को ज्यादा एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा या मेरे को ज्यादा चोट लगेगा, लेकिन मैं फिर भी उसको रोक लूं। लेकिन अगर वही हाथी आ गया तो मैं मर जाऊंगा, फिर भी मैं उस हाथी को नहीं रोक पाऊंगा, क्यों, क्योंकि हाथी का मास बहुत ज्यादा है। अगर हाथी का मास बहुत ज्यादा है मतलब उसका जो इनर्शिया ऑफ मोशन है वो बहुत ज्यादा है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत ज्यादा है तो वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को रिटेन करने की कोशिश कर रहा है। अब वो जो सिंस उसका मास बहुत ज्यादा है तो उसकी कोशिश भी क्या है, बहुत ज्यादा है। तुमने एक मूवी देखी हुई, खट्टा मीठा मूवी देखी है क्या, अक्षय की एक मूवी अक्षय है। कुमार का? हाँ सर। हाँ हाँ, यस सर। तो उसमें एक सीन है जब वो रोड रोलर को लेके आते हैं, नोटिस किया है क्या? हर तोड़ देता है ना सर। हाँ सर, हाँ हाँ, सर। तो वो जो रोड रोलर वाला सीन है उसमें आप देखना, रोड रोलर का मास बहुत ज्यादा है, मतलब उसका जो इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो जब वो रोड रोलर उसको एक हाइट, ये ऐसे चढ़ते हुए रोड में जब लेके जाते हैं और वो रस्सी टूट जाती है, तो वो जो एक्टर है, हीरो है अक्षय कुमार, वो क्या करता है, वो पहले कुछ अपने छाता डालता है, फिर वो साइकिल उठा के डालता है, राजपाल यादव को डाल देता है, फिर भी वो रोड रोलर रुकता है क्या? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, उसका इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत ज्यादा था। क्यों बहुत ज्यादा है? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा था। तो वो कब जाके रुकता है, जब उसको एक भारी भरकम सा दीवार मिलता है, तब जाके वो रुकता है। तो इनर्शिया का मतलब है टेंडेंसी टू रिटेन इट्स स्टेट या टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। इसको ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कहते हैं, और किसी का भी जो इनर्शिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या? Yes, sir. अच्छा, अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, इसको दो तरह से डिफाइन करते हैं। ये पार्टिकल एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, अ पार्टिकल एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, इसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है अ पार्टिकल एट रेस्ट विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट अगर कोई पूछता है इसका मतलब क्या है, तो a particle at rest will remain at rest, will remain at rest। अब इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल तुमने वो देखा होगा, एक ग्लास का ग्लास ले लो, ग्लास टम्बलर, ग्लास का ग्लास मतलब ग्लास टम्बलर, कांच का ग्लास, ठीक है। तो ग्लास का ग्लास लिया ऐसे, और इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दो, एनसीईआरटी बुक का एक्सपेरिमेंट है ये, और यहाँ पर क्या करते हैं, कॉइन रख देते हैं, फिजिक्स बुक रख देते हैं। फिजिक्स बुक ही नहीं, फिजिक्स बुक को मत रखो, कार्डबोर्ड रखो एक। अब जैसे आप इस कार्डबोर्ड को फ्लिक करोगे ना, तो आप देखोगे ये कार्डबोर्ड तो मूव करके आगे चली गई,
लेकिन ये जो कॉइन है, अगर ये जो कॉइन है, ये कॉइन क्या होती है, जो ग्लास का कंटेनर है उसमें नीचे गिर जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? आपने क्या किया था, फोर्स किस पे अप्लाई किया, आपने फोर्स इस पे अप्लाई किया, कार्डबोर्ड पे। स्टार्टिंग में कार्डबोर्ड और ये कॉइन दोनों रेस्ट में, लेकिन आपने फोर्स अप्लाई किया कार्डबोर्ड पे, तो सिंस फोर्स इज बीइंग अप्लाइड ऑन द कार्डबोर्ड, तो ये कार्डबोर्ड मूव करके आगे चला गया। कॉइन की टेंडेंसी, कॉइन पे कोई फोर्स नहीं था, कॉइन की टेंडेंसी रेस्ट में रहने की थी, तो ये कार्डबोर्ड आगे चला गया और ये कॉइन जो है वो नीचे गिर गया। अब बोलोगे सर कॉइन नीचे तो गिरा ना, अगर मान लो ग्रेविटी नहीं होता, मान लो पूरे दुनिया में ग्रेविटी नाम का कोई चीज नहीं होता ना, तो ये कॉइन आगे बढ़ गई होती और ये कॉइन यहीं पे हवा में तैर रहा होता। तो ये कॉइन नीचे क्यों गिर रहा है? ये नीचे इसलिए गिर रहा था क्योंकि ग्रेविटी ने इसको पुल कर लिया। अगर एक्चुअल में ग्रेविटी नहीं होता तो कॉइन हवा में ही तैरता रहता। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, ये किसका एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। द कॉइन was initially at rest and it is trying to maintain its state of rest. Why it is trying to maintain its state of rest? Because no external force is being acting on this coin in this direction. इस डायरेक्शन में कॉइन पे कोई फोर्स नहीं लगाया गया, इसलिए कॉइन इस डायरेक्शन में नहीं चला। हाँ, कॉइन नीचे क्यों गिर गया? क्योंकि ग्रेविटी ने उसको नीचे पुल कर लिया। आया क्या समझ में ये? Yes, sir. अच्छा, और भी तुमने एग्जांपल्स लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, वो जो 80s 90s का अगर आप सॉन्ग देखोगे ना, तो उसमें हीरो को डांस करना नहीं आता था, तो वो क्या करते थे, एक्ट्रेस जो होती थी वो पेड़ों के नीचे आ जाती थी और हीरो क्या करता था, पेड़ों की टहनियों को ऐसे ऐसे जोर जोर से हिला के फूल पत्ते तारे गिराते रहता था, और ऐसे ही गाना होता रहता कि फूल गिराओ तारे गिराओ मेरा महबूब आया है, ऐसा कुछ गाना होता था। तो अब उसमें क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो वो जो एक्टर है वो फोर्स किस पे अप्लाई कर रहा है, वो जो पेड़ों की टहनियां हैं, जो ब्रांचेस थे, उन पे वो फोर्स अप्लाई कर रहा था, तो वो विग्रसली शेक करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो पत्ते हैं, पत्तों पे किसी ने कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया था, वो भी रेस्ट। तो पत्तों का स्टेट इनिशियली वाज एट रेस्ट। जैसे ही टहनियों को हिलाया गया, टहनियां मोशन में आ गए, पत्ते वहीं पर रुके रह गए, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो फिर से नीचे गिर जाते हैं। तो these are some of the examples for inertia of rest. और एग्जांपल बताओ या समझ में आ गया ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट? हाँ, सर चलते ट्रेन से कूदने पर गिरना भी एग्जांपल है ना? तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं होगा ना, ये इनर्शिया ऑफ मोशन होगा ना, ये मोशन हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। मैं अभी बताऊंगा इनर्शिया ऑफ मोशन। सर हम लोग जब ट्रेन में रहेंगे तो हमारा बॉडी, हाँ सर सॉरी, इनर्शिया। ऐसा नहीं होता ना कि हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चली गई कटक और अपन को भुवनेश्वर में ही छोड़ के चली गई, ऐसा तो नहीं होगा ना। ट्रेन में अगर आप बैठे हो तो ट्रेन आपको लेके जाएगी। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है अ पार्टिकल एट रेस्ट विल रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। कब तक मेंटेन करेगा? जब तक उस पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है। अच्छा, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन है an object in motion will remain in motion unless and until acted upon by an unbalanced force। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारा हीरो है, ठीक है, ये ट्रेन है, कार है, बस है, जो भी है, मेरे को नहीं पता क्या है, जो जैसा बन जाए, तुम जो कंफर्टेबल हो जिसमें सा वो तुम मान लेना। ये ऐसा कोई सिनेरियो है, ये गेट है इसका, और ये जो ट्रेन है ये आगे चल रही है। अब अगर ट्रेन आगे चल रही है तो इसमें जो बैठा हमारा हीरो है वो भी आगे चल रहा है, ठीक है। अब हीरो को क्या होता है, बहुत चुल होता है, उसको शांति से बैठना नहीं आता है। तो ये ट्रेन आगे चल रही थी, हीरो भी आगे चल रहा था, बहुत सही, ठीक है। अब हीरो को मन किया, हो सकता है एक्टर्स को देख लिया, मिशन इम्पॉसिबल 1 टॉम क्रूज ऑन बुलेट ट्रेन, ठीक है, जो भी है। अब ये हीरो क्या करेगा ना, सडनली ये हीरो जो है वो जंप मारेगा, तो पागल हो गया हीरो, जंप मारता है। अब जैसे ये जंप मारेगा, तो जंप मारने से पहले क्या था, ये दिस ट्रेन वाज इन मोशन। ये जो ट्रेन है अगर ये मूव कर रहा है तो हीरो जो है, हीरो की बॉडी भी जो है वो मूव कर रही है। ऐसा मान लेते हैं ये हीरो का अपर बॉडी और हीरो का लोअर बॉडी जो है, दोनों क्या कर रहा है, ट्रेन के साथ मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। अब जैसे ही ये हीरो जंप करके जमीन पर आएगा, जमीन पर आएगा, तो वो जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आ गया है। अब जमीन चल नहीं रही, ठीक है, जमीन ठहरी हुई है। तो जैसे ही इसका लोअर बॉडी ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा, लोअर बॉडी जो है वो रेस्ट में आ गया है। क्यों रेस्ट में आ गया? क्योंकि वो जमीन के साथ कांटेक्ट में आ गया है। लेकिन अपर बॉडी जो अपर बॉडी मोशन में, अपर बॉडी अभी भी मोशन में है। तो अपर बॉडी की टेंडेंसी क्या है, आगे जाने की। अपर बॉडी जो है वो मोशन में है और लोअर बॉडी जो था वो रेस्ट में था। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन था। बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन इसकी अपर बॉडी अभी भी मोशन में है,
लेकिन जो लोअर बॉडी है वो रेस्ट में आ गया बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। अब ये क्या होगा, ये जो हीरो है वो गिरेगा इस तरह से, ये लोअर बॉडी कहीं मूव नहीं कर रहा, अपर बॉडी आगे भाग रहा है, तो ये हीरो गिरेगा ऐसे और हीरो का यहाँ से सिर फट जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बोलोगे कि सर मैंने तो ऐसा देखा है बहुत लोग क्या करते हैं, चलते हुए ट्रेन से कूद जाते हैं। तुमने देखा होगा वो जो मूंगफली वाले वही वो जो कूली नंबर 1 देख लो, ट्रेन पे कूद के बचा लेता है सर, इम्पॉसिबल चीज। मेरे पास इतना पेशेंस नहीं था कि मैं कूली नंबर 1 देखूं, मतलब इतना लोगों ने डरा दिया था मेरे को। सर मैं ट्रेलर में देखा था, मैं ट्रेलर फिल्म में देखा हूँ। अच्छा ट्रेलर में, पता नहीं, इतना आईक्यू है हाँ। मेरे में से। कोई नहीं। उसमें तो इंस्टाग्राम पे मीम बन गया। बहुत यार, भर भर के। सर ऐसे कैसे हो सकता है, वो ट्रेन आके पहुंच गया है फिर उसको उठा के भाग रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। सर ये बॉलीवुड वाले सर बेवकूफ बनाते हैं, फिजिक्स का धज्जिया उड़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाने दो, क्या कर सकते हैं। तो छोड़ो, अब मान लो ये जो हीरो है ना, ये हीरो नहीं होके अगर ये मूंगफली वाला होता, प्रैक्टिकल इंसान में आते हैं, ठीक है, मूंगफली वाला अगर ये होता तो मूंगफली वालों को एक क्या बोलो, उसके पास एक ट्रिक है। वो क्या करता है, जैसी ट्रेन से सर मैं jump बताऊं, करता है ना, उन हाँ, लोग बोलो। बेसिकली दौड़ना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। वो हाँ। जैसी ट्रेन से जंप करते हैं वो क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट करते हैं। अब डेफिनेटली वो ट्रेन के स्पीड को नहीं मैच कर पाएंगे, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे ही वो दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो बॉडी का लोअर पार्ट भी मूव कर रहा है, बॉडी का अपर पार्ट भी मूव कर रहा है, तो वो एक बैलेंस बना लेते हैं। तो बैलेंस बना लेते हैं तो वो गिरते नहीं। लेकिन अगर वो पूरा मूंगफली का टोकरा लेके अगर वो जंप कर गए होते हैं ना, तो पूरी जो मूंगफली है उसकी दुकान वही प्लेटफॉर्म पे ही लग जाती। तो ये मूंगफली वाले ये ट्रिक जानते हैं, मतलब पता नहीं उनको फिजिक्स आता है या नहीं, या उन्होंने अपने स्मार्ट फिजिशियंस। स्मार्ट, मतलब वो जो मूंगफली वाले होते हैं या जो कूली होते हैं ये सब अच्छा होते हैं। सर हाँ बोलो। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही सब चीज से आइंस्टाइन डिराइव किया था क्या? नहीं 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 नहीं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग कहानी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसा है कि वो रिलेटिव वेलोसिटी से, जैसे अभी क्यों बताऊं, हाँ मैं सर बताऊं। एग्जांपल में जानता हूँ, एग्जांपल में जानता हूँ। हाँ, तो वैसे लड़की वाला ना, हॉस्टल वाला। नहीं नहीं, नहीं देखो नहीं जनरली कार ऐसा से होता वो है। टॉर्च ऑन करता है, स्पीड इंग्लिश ऑफ में लाइट था वो। होता है, हाँ ऐड ऑन नहीं होता, वैसे ही वो वाला वैसे सर ही। एग्जांपल ना। हाँ बिल्कुल, उसमें ऐसा बोलते हैं ना कि मान लो एक हाँ सर। ट्रक है, ठीक है, ट्रक 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रही है, और तुम इस ट्रक में क्या करोगे, तुम ट्रक में आगे दौड़ना स्टार्ट कर दोगे, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, तो तुम्हारा जो स्पीड है वो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, 40 प्लस 2 42 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो किसी ने पूछा कि ठीक है, अगर ऐसा बात है तो यहाँ पे लगा हुआ है उसका हेडलाइट जो लगा हुआ है, उससे जो स्पीड निकल रहा है, उससे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और ट्रक का स्पीड हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये जो ट्रक से जो लाइट निकल रहा है उसका स्पीड 3.40 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ हो गया क्या? तो यहाँ पर ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है, वो बोलता है कि नहीं, कभी भी किसी पार्टिकल का स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो वो जो स्पेस है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करता है, स्पेस छोटा होना स्टार्ट कर देता है, उसी को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। अपने काम का नहीं है अभी, अपन अभी इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में फोकस करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलते हुए ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कि वो चलता रहना चाहता है, वो कब रुकेगा, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए। अच्छा इसी का एक और ये है, अभी अभी हीरो को क्या किया था, चलते हुए सर ट्रेन से पंखा भी तो एक एग्जांपल है ना इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी हीरो को हमने चलते हुए ट्रेन से नीचे गिराया था, अभी उसको, हीरो को ना मजे चखाना है हमें, हीरोज आर नॉट गुड ऑलवेज, ठीक है, विलेन की हाँ भी अपनी सर, स्टोरी है। बॉलीवुड हीरो, हाँ वही बॉलीवुड तो, हीरो, आई लाइक सम विलेंस। अरे वो Actually, I एक love है them. ना, एग्जैक्टली। वो क्या नाम है, हीथ लेजर, वो तो खतरनाक का फेमस हो गया ना, मतलब Yes, उस sir. मूवी में जितना बैटमैन को लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते उससे ज्यादा वो उससे जोकर को also किया रिकॉग्नाइज था। करते हैं। अब मान लो ये बस जो है वो चल रही है, कुछ तो स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, हीरो कुछ टाइम पहले तक जमीन पे बैठा हुआ था, एक्टर्स वैक्टर्स देख लिया होगा इसने, है ही ठकी है। सर एक एग्जांपल वो वाला है क्या, जो बस पे बैठे रहते हैं, बस जब अचानक से स्टॉप हो जाता है तो हम लोग आगे फॉरवर्ड बेंड करते हैं, वो वाला? हाँ देखते inertia of rest like something. हाँ देखते हैं ना, जो भी है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, मोशन है, क्या है, देखते हैं। तो अभी क्या है, ये जो हीरो है, हीरो वाज एट रेस्ट, तो बॉडी अपर पार्ट भी रेस्ट में है, लोअर पार्ट भी रेस्ट में है। अब ये हीरो जैसे ही जंप करके यहाँ पर पहुंचेगा, हीरो जैसे ही जंप करके यहाँ पर पहुंचेगा, तो जो बॉडी का लोअर पार्ट है वो तो बस के कांटेक्ट में आ गया, मोशन में चला गया, ठीक है, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट जो है वो अभी भी क्या है, रेस्ट में। तो अब बॉडी का जो अपर पार्ट है वो रेस्ट में है और ये लोअर पार्ट जो है वो मोशन में। तो अब क्या हो गया, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो रुका हुआ है और आगे वाला पोर्शन ऐसा भाग रहा है। तो अब ये हीरो कैसे गिरेगा,
अब ये हीरो ऐसा गिरेगा। मतलब पहले जब ये चलते हुए बस से कूदा था तो ये हीरो कैसे इसके सर आगे से फटा था। अब अगर ये चलते हुए बस पे चढ़ाई करेगा तो अब ये क्या करेगा, अब इसका सर पीछे से फटेगा। मतलब इसको शायद पता चल जाएगा कि ना ही चलते हुए बस में चढ़ना है ना ही चलते हुए बस से उतरना है। तो ये दिस इज एन एग्जांपल फॉर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये एग्जांपल फॉर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। सर हाँ बोलो। सर अगर जैसे मूंगफली वाले को बचना होगा तो वैसे चलेगा, हाँ। तो सर अगर चढ़ने पर वो पीछे से चलेगा? नहीं नहीं नहीं, चलने के टाइम पे वो क्या करता है, वो जो ग्रैब रेल्स होते हैं ना वहां पे बसों में या ट्रेन्स में, उसको कैच करता है। सर वो करने से क्या होगा? ग्रैब रेल्स होने से आपने सपोर्ट ले लिया ना। जैसे मान लो ग्रिल टाइप का कुछ था, आप चढ़ते उसको पकड़ लिए। अगर आप चढ़ते उसको पकड़ लिए तो आप बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो मोशन में आ गया, और आपने ग्रैब रेल्स को जब पकड़ लिया हैंड से तो हैंड और बॉडी का कनेक्शन है तो वो भी मोशन में आ गया। तो पूरी बॉडी मोशन में आ गई तो आप बचा लोगे ना खुद को। वो देखना आप मुंबई के जो लोकल ट्रेन होते हैं ना उसमें देखना, उसमें चलते ट्रेन में लोग कैसे चढ़ते हैं। यूट्यूब में है वीडियो कि मुंबई लोकल ट्रेन, उसमें देखना तो वो चलते हुए ट्रेन में वो कैसे चढ़ रहे हैं। मतलब मुंबई लोकल ट्रेन में हर दिन लोगों की वो डेथ होती है, इतना रश होता है कि लोग मरते ही है वहां पे। तो वहां पे वो क्या करते हैं, वो जैसे ही चढ़ते हुए ट्रेन पे चढ़ते हैं ना तो वो क्या करते हैं, किसी चीज को होल्ड कर लेते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो गिरेंगे और नुकसान होगा उनका, नुकसान इन दैट टर्म ऑफ लाइफ के साथ नुकसान हो सकता है। तो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आई होप सबको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया है। सबको समझ में आ गया ना? अच्छे से अच्छे से यस सर, अच्छे से समझ आ गया। सर मैं और भी बहुत एग्जांपल दे सकता अरे भर भर के एग्जांपल हैं। मैं अगर तुमको बोलूंगा ना तो तुम हजार एग्जांपल ले आओगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन के। ये जब लोग छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू को पढ़ाते हैं ना 9th-10th के बच्चों को, तो उनको बोलते हैं कि 10 एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के ले आना, 10 एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन के ले आना, और खुशी खुशी कहीं कहीं से भी ढूंढ के ले आते हैं। सर कटिंग ऑफ नाइफ, ये वो पता नहीं क्या क्या एग्जांपल लेके आएंगे वो। तो तुमको ये सब नहीं बोला जा रहा है कि तुम ये लेके आओ, चुन्नू मुन्नू नहीं गए तुम। तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? आज इतना ही रहने देते हैं। कल न्यूटन सेकंड लॉ से स्टार्ट करेंगे। मेन अपना स्टार्ट होगा ये कल वाले लेक्चर से। देखो इंपॉर्टेंट है जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बताऊंगा, मतलब कल वाले लेक्चर में आई होप प्रोबेबली आई मे स्टार्ट फ्री बॉडी डायग्राम, फिर न्यूमेरिकल्स। इसमें ना थ्योरी नाम का चीज है ही नहीं एनएलएम में। हाँ बोलो सर। डाउट क्लियरिंग क्लास का टाइम क्या होगा? वही मैं बता दूंगा। अगर मेरे को एक्स्ट्रा क्लास मिलता है तो एक्स्ट्रा क्लास होगा, नहीं तो थर्सडे को जो रेगुलर क्लास होता है उसमें डाउट क्लियरिंग होगा। ठीक है ना? यस सर। ठीक है चलो ठीक सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर। थैंक यू।